हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा के बारे में। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का क्या मतलब होता है? प्लेटलेट्स काउंट का डिक्रीज कर जाना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज कर जाना, अमाउंट का कम हो जाना। ठीक है, तो इसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा भी कहते हैं और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा के नाम से भी जानते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा को। ठीक है, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो प्लेटलेट का नंबर होता है वो यूजुअली लो हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर लो होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी होती है। यानी कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा है ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर लो हो जाता है। ठीक है, इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा है, आईटीपी हम कह रहे हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें से कि अगर 100,000 लाइव बर्थ हो रहे हैं तो 3 to 8 बच्चे को देखने के लिए मिलेगा। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि नेसेसरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो आईटीपी जो है वो एक्वायर्ड हेमोरेजिक डिसऑर्डर है जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट अब नॉर्मली लो हो जाते हैं। कितने? लेस देन 150 × 10⁹ पर लीटर हो जाते हैं या फिर 150,000 पर MCL हो जाते हैं। ठीक है, परप्यूरिक रैश देखने के लिए मिलेगा। हमारा बोन मैरो नॉर्मल रहेगा और बाकी जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साइन हैं वो भी एब्सेंस रहेंगे। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बोन मैरो भी हमारी नॉर्मल है प्लस अदर साइन भी हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नज़र नहीं आ रहे, पर परप्यूरिक रैश दिखेगा और प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज दिखेंगे। अब कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज अनोन है, यानी कि इडियोपैथिक हमने पहले ही पढ़ा। इडियोपैथिक यानी कि अनोन कॉज है। इम्यून सिस्टम का एरर हो सकता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कभी कभी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है हमारे प्लेटलेट्स को। ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा आईटीपी होता है यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो एक्यूट आईटीपी होता है, यानी कि ये जो होता है एक्यूट आईटीपी वो मोर प्रिवेलेंट होता है चिल्ड्रंस में, यानी कि लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा पाया जाएगा। मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करता है ये। और लेट विंटर और स्प्रिंग यानी कि सीजनल डिसऑर्डर भी है ये। लेट विंटर और स्प्रिंग में देखने के लिए मिलता है। प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो नॉर्मल पे चले जाते हैं आफ्टर 6 मंथ। और जो एक्यूट आईटीपी होता है उसमें रिकरेंस के चांसेस नहीं होते, यानी कि दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं। 80 to 90% जो आईटीपी होती है हमारी वो एक्यूट टाइप की ही होती है। क्रोनिक आईटीपी यानी कि क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा की बात कर लेते हैं। तो ये एडोलेसेंट को ज़्यादा अफेक्ट करता है इन कंपैरिजन टू यंगर चिल्ड्रन। और मतलब मेल को फीमेल को जो होता है ये ज़्यादा इफेक्ट करता है इन कंपैरिजन टू मेल। ये सीजनल डिसऑर्डर नहीं होता है एक्यूट आईटीपी की तरह। एक्यूट वाला हमारा क्या था? लेट विंटर और स्प्रिंग में ज़्यादा होने के चांसेस रहते थे। ठीक है, पेशेंट अगर क्रोनिक आईटीपी उसको है तो वो एग्जिबिट करेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अप टू 1/3 हैविंग क्लिनिकल लेबोरेटरी मैनिफेस्टेशन होगा। कोलाजन मस्कुलर डिजीज होने के चांसेस होंगे बच्चे को, तभी ये ज़्यादा पाया जाता है क्रोनिक वाला केस। प्लेटलेट काउंट जो परसिस्टेंटली लो रहेगा 6 मंथ के बाद भी, जबकि वहाँ पे नॉर्मल हो जा रहा था और रिलैप्स के चांसेस नहीं हो रहे थे। क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं। तो हेल्दी चाइल्ड में परप्यूरिक स्पॉट यानी पर्पलिश स्पॉट देखने के लिए मिलेगा ओवर द स्किन, यानी कि इकाइमोसिस वाली चीज़ें देखने के मिल सकती हैं जो कि सडन ऑन ऑनसेट होगा। प्रेसिडिंग हिस्ट्री किसी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, ध्यान रखना है। अगर वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो वो भी देखने के लिए मिलेगा। मीजल्स, चिकन पॉक्स, पर्ट्यूसिस जैसे इन्फेक्शंस और विद इन 4 to 6 वीक बिफोर अपीयरेंस, यानी कि आईटीपी के अपीयरेंस के बिफोर कोई वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। पेटेकिया और इकाइमोसिस देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि एबनॉर्मल स्पॉट्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि अंडरलिंग स्किन के अंदर होंगे। जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है। गम ब्लीडिंग, मसूड़े में ब्लीडिंग होगी। हीमेट्यूरिया होगा बच्चे को। इपिस्टैक्सिस हो सकती है, नाक में ब्लीडिंग। मेनोर्जिया होगा। समटाइम्स सीएनएस ब्लीडिंग भी हो सकती है। एनीमिया नहीं पाया जाएगा। कोई हिपैटोमेगाली या लिम्फेडेनोपैथी नहीं देखने के लिए मिलेगी। और फीचर जो एसएलई के हैं वो मतलब कुछ सालों में डेवलप हो सकते हैं। बात करें तो डायग्नोसिस को, तो हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ हम सीबीसी कराएंगे जिसमें कि प्लेटलेट काउंट हमारा एबनॉर्मली डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा, जबकि आरबीसी और ल्यूकोसाइट काउंट हमारा
नॉर्मल होगा, यानी कि एनीमिया का कोई सिम्टम हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर पेरीफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट कराएंगे तो मॉर्फोलॉजी प्लेटलेट्स की देखेंगे और आरबीसी की नॉर्मल मिलेगी हमें। बोन मैरो एग्जामिनेशन यूजुअली नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर पेरीफेरल स्मेयर जो टेस्ट हमने किया है उसमें अप्लास्टिक एनीमिया या ALL का केस निकल आता है तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। SLE या HIV इन्फेक्शन, यानी कि SLE और HIV इन्फेक्शन का इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। फिर बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में ड्रग्स की बात करेंगे हम। तो फार्माकोथेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, IV इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं बच्चे को 0.8 ग्राम पर kg सिंगल डोज में IV इन्फ्यूज़न के थ्रू, और anti-D इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं अगर RH पॉजिटिव पेशेंट के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ओरल प्रेडनिसोलॉन दे सकते हैं, IV ओरल मिथाइल प्रेडनिसोलॉन बच्चे को एडमिनिस्टर कर। प्लेटलेट्स का नॉर्मल अमाउंट होने की वजह से अगर सीवियर ब्लीडिंग हुई है तो उसमें हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करेंगे अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हुई है बच्चे को। तो स्प्लेनेक्टोमी कर देते हैं सीवियर केसेस में। एक्यूट ITP है, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गई है, फेलियर हो गया हमारा IV, हमने इम्यूनोग्लोबिन दिया था, IV इम्यूनोग्लोबिन है ये, और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया था वो फेल हो गया है तो हम स्प्लेनेक्टोमी कर देते हैं। और क्रोनिक ITP के केस में हम क्या करते हैं, अगर फार्माकोथेरेपी जो हमने दवाइयाँ यूज़ की थी प्रेडनिसोलॉन और इम्यूनोग्लोबिन, अगर फेलियर हो जाता है उनका तो हम मतलब अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी हम स्प्लेनेक्टोमी कर देते हैं इन केस ऑफ क्रोनिक। तो आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।